आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं। कल तक हमारी जितने टॉपिक हो गए थे 17वीं क्लास तक कल हो गए, आज हमारी 18वीं क्लास है। कल तक जितने क्वेश्चन हो गए उसी के आगे चलने वाले हैं। हमारा टारगेट क्या है, जो 2023 में हम लोग के ITI एग्जाम होने हैं, सेकेंड ईयर की क्लास है। और इस क्लास से संबंधित आपको यदि PDF चाहिए, ऑनलाइन मार्क टेस्ट देना चाहिए फ्री में, तो यहाँ पे जाइए www.globaliti.org पर और इस सुविधा का लाभ उठाइए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जो हमारी अल्टरनेटर की EMF इक्वेशन है। हमने बताया था कल, मोटर की EMF इक्वेशन हमें आनी चाहिए, जनरेटर की EMF इक्वेशन हमें आनी चाहिए और ट्रांसफार्मर की EMF इक्वेशन आनी चाहिए, तब हम अल्टरनेटर की EMF इक्वेशन समझ पाएंगे। फिलहाल कल हमने बताया था क्वेश्चन में अल्टरनेटर की EMF इक्वेशन होती है 4.44 KD KC। KD KC हमारे क्या है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है, एक हमारा पिच फैक्टर होता है। KD KC पिच फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो ये और ये हमारा φm मैक्सिमम फ्लक्स होता है, ई हमारा EMF है, EMF इक्वेशन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, हाउ अल्टरनेटर आर रेटेटेड। अल्टरनेटेड किस में रेटेड किया जाता है? अल्टरनेटर देखो, अल्टरनेटर हमेशा KVA में रेटेड किया जाता है, ठीक है। अल्टरनेटर को हम VA में भी रेटेड कर सकते हैं, अल्टरनेटर को हम किलोवाट में भी रेटेड कर सकते हैं, अल्टरनेटर को मेगावाट में भी रेटेड कर सकते हैं, अल्टरनेटर को हम KV में भी डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं करते हम बताएंगे। देखो अल्टरनेटर में क्या होता है, अल्टरनेटर एक मूविंग डिवाइस है, अल्टरनेटर एक मूविंग डिवाइस है, इसमें मूविंग होता है, इसमें मूविंग पार्ट होते हैं। मूविंग नहीं मतलब इसके अंदर जो होता है रोटर, वो हमारा मूविंग टाइप का होता है, तो उसमें और वाइंडिंग भी होती है। तो हमारे उसमें दो प्रकार के लॉस होते हैं, एक होता है आयरन लॉस, एक होता है आयरन लॉस, एक होता है कॉपर लॉस, ठीक है। कॉपर लॉस जो होता है ये काहे की वजह से होता है, करंट की वजह से होता है, धारा की वजह से होता है। और जो आयरन लॉस होता है ये किस लिए होता है, ये वोल्टेज की बदौलत होता है। तो दो चीज हम जान गए, जो हमारा आयरन लॉस होता है वो किसकी बदौलत होता है, जो कॉपर लॉस होता है वो किसकी बदौलत होता है, ठीक है। अब हम जो हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको मात्रा क्या है, एम्पियर होता है। करंट को A में मेजर करते हैं ना, जो हमारी धारा है इसका मात्रक A होता है, एम्पियर। तो यहीं से निकल के आया B और A का कॉन्सेप्ट, ठीक। तो एक चीज ये हो गई समझने की कि अल्टरनेटर को हम KVA में या VA में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी रेटिंग को हम VA में क्यों फाइंड करते हैं, ठीक। दूसरा टॉपिक ये हो सकता है, ऐसी कोई भी मशीन, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, ऐसी कोई भी मशीन जिसका इनपुट भी इलेक्ट्रिकल हो, जिसका इनपुट भी इलेक्ट्रिकल हो, इनपुट हमारा इलेक्ट्रिकल है, इनपुट भी इलेक्ट्रिकल हो और मिलने वाला आफ्टर प्रोसेस मिलने वाला आउटपुट भी हमारा इलेक्ट्रिकल हो। समझने के लिए बता रहे हैं, दुनिया की ऐसी कोई भी मशीन जिसका इनपुट भी इलेक्ट्रिकल हो, आउटपुट भी इलेक्ट्रिकल हो, उसकी डिजाइन हमेशा VA या KVA में की जाती है। अब VA और KVA कॉन्सेप्ट ये है, यदि छोटी मशीन है तो उसको VA में बता देंगे वोल्ट एम्पियर में, लेकिन अगर बड़ी मशीन है तो फिर हमें बहुत उसे 1000 से गुणा करना पड़ता। वही तो होता है, जैसे 5 किलोवाट है, अगर हमने 5 किलोवाट लिखा तो वाट में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। तो वही चीजें हम यहाँ पे KVA में लिख देते हैं, अगर हमें VA में निकालना है तो आसानी से निकाल भी लेंगे। तो ऐसी कोई भी मशीन दुनिया की जिसका इनपुट भी इलेक्ट्रिकल है और आउटपुट भी इलेक्ट्रिकल है, उसको हम KVA में फाइंड करते हैं, उसकी रेटिंग हम KVA में रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा चीज, अब तीसरा चीज हम एक और बता देते हैं इसी क्वेश्चन में एक चीज और बता देते हैं, आपने पढ़ी होगी। अब मोटर में क्यों नहीं करते, देखो मोटर का और जनरेटर का सीजन दूसरा होता है। मोटर में क्या होता है, मोटर में हम इनपुट लेते हैं इलेक्ट्रिकल, आउटपुट मिलता है मैकेनिकल। तो इसमें ये वाला रूल फॉलो नहीं होगा ना, तो इसलिए मोटर की रेटिंग KVA में नहीं होती। जनरेटर ले लीजिए, हम मोटर की बात किए, आप जनरेटर ले लीजिए। जनरेटर में क्या है, आपने इनपुट में क्या दिया, मैकेनिकल दिया, इनपुट में क्या दिया, मैकेनिकल दिया, और आउटपुट में क्या मिला आपको, इलेक्ट्रिकल मिला। आउटपुट में क्या मिला, इलेक्ट्रिकल। जनरेटर की बात कर रहे हैं,
जनरेटर में क्या मिला आउटपुट में, इलेक्ट्रिकल, मतलब दोनों में एनर्जी में यहाँ पर भी चेंजेस है, एनर्जी में यहाँ पर भी चेंजेस है, तो इसलिए यहाँ पे मोटर और जनरेटर की हम लोग रेटिंग जो है केवीए में नहीं देते। दूसरा एग्जांपल हो गया। तीसरा एग्जांपल हम बता दें, अल्टरनेटर में एक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर होती हैं। अब कहे तो सर एक्टिव रिएक्टिव अपीरेंट पावर क्या होती है, आपने ये पढ़ी है। जो इस क्वेश्चन को देख लेगा उसके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक्टिव पावर, इसको कहीं पे ट्रू पावर, कहीं रियल पावर, कहीं एक्चुअल पावर, कुछ भी बोलते हैं। ये हो गई एक्टिव पावर, ये हो गई रिएक्टिव पावर, ये हो गई आपकी अपीरेंट पावर। ठीक, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर का मतलब ये होता है जो रियल पावर होती है। एक्टिव पावर का मतलब क्या होती है, रियल पावर। कहते हैं कि 3 को तो मारने की क्षमता हम अकेले रखते हैं। तुमने ये अपने दम पे बोला ना कि हम अकेले 3, अगर 3 से ज्यादा आ जाएंगे तो फिर यार हमें 2-3 लोग को हमें भी बुलाना पड़ेगा। ऐसे बोलते जैसे किसी लड़ाई हो जाए, फाइटिंग हो गई दोस्तों के बीच में, तो आप क्या बोलते हो, अरे 2 को तो हम समझ लेंगे, 2 कोई दिक्कत नहीं, 2 अपने यहाँ पे हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 से ज्यादा आ जाएगी तो फिर हमें फोन करके अपने दोस्तों को बुलाना पड़ेगा। तो तुम ये नहीं बोल रहे हो, ये बोल रहे हो तुम्हारी एक्टिव पावर कितनी की है, 2 है। तुम अपने पावर पे दम पे बोल रहे हो कि मैं 2 को तो अपने आप खत्म कर दूंगा। अच्छा ठीक है, रिएक्टिव पावर क्या होती है, जैसे आपने किसी को गाली दी, जैसे किसी को आपने बुरा शब्द कहा, जैसे किसी को आपने अपशब्द कहे, उसके जवाब में उसका रिएक्शन क्या आता है भाई, एक्शन का रिएक्शन ही रिएक्टिव हो गया। आपने कुछ बोला, जवाब आपने उसको जो है बुरा भला कहा, उसके बदले में आपको उसने क्या कहा, तो ये हो गया उसका रिएक्शन। इसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर। ठीक है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, और ये हो गई आपकी अपीरेंट पावर। अपीरेंट पावर में एक्टिव और रिएक्टिव दोनों होते हैं। लंब आधार कण आपने पढ़ा है ना, अगर उसे पढ़ा है तो इसे समझने में देर नहीं लगेगी, तुरंत कर लोगे आप। अब देखो, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपीरेंट पावर, 3 पावर आपके पास हो गई। एक हम छोटा सा एग्जांपल दे लेते हैं। आपने एक कोल्ड ड्रिंक के लिए आप ग्लास लिए, ये आपका क्या है, नॉर्मली ग्लास हो गया, ये आपका ग्लास हो गया। कोल्ड ड्रिंक लिए आप, कोल्ड ड्रिंक बहुत ठंडा था, खोले प्रेशर से और उसमें बड़ी तेजी से आप कोल्ड ड्रिंक इन करने लगे। आप क्या डालने लगे, कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक यहां तक ही भर पाएगी, यहां तक भर पाएगी। उसके बाद उसमें ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे झाग, क्या आ जाएगा, यहाँ पे झाग आ जाएगा। जो कोल्ड ड्रिंक का झाग होता है वो आ जाएगा, झाग यहाँ पे। और जो रियल में कोल्ड ड्रिंक भरी हुई होगी वो लगभग यहाँ तक होगी। ये होगी आपकी रियल में भरा हुआ पास, वास्तविक भाग, जिसमें वास्तव में कोल्ड ड्रिंक है। ये आपका वास्तविक भाग हो जाएगा। ठीक, आपने कोल्ड ड्रिंक डाली कितना, आधा ग्लास डालिए, उसका प्रभाव क्या हुआ, पूरा ग्लास भरा दिखने लगा। तो जो आधा ग्लास भरा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्टिव पावर। अब इस आधा ग्लास भरने की बदौलत, इस आधा ग्लास भरने की बदौलत जो पूरे ग्लास में भराव दिख रहा है उसे क्या बोलेंगे, रिएक्टिव। उसके बाद इन दोनों को मिला के जो बनी हमारी वो कौन सी हुई, अपीरेंट पावर हुई। इन दोनों को मिलाने के बाद जो हमारी बनी वो बनी हमारी अपीरेंट पावर। ठीक, तो कहने का मतलब आप समझ गए, अल्टरनेटर और मोटर, अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में हम क्यों करते हैं क्योंकि इसमें एक्टिव रिएक्टिव दोनों पावर होती हैं। तो हमारी अपीरेंट पावर क्या हुई, रिएक्टिव पावर क्या हुई, एक्टिव पावर क्या हुई, आपने समझ लिया। ये आपकी क्या हुआ, ये रिएक्टिव पावर हुआ, ये आपका रिएक्टिव है, ये आपका रिएक्टिव एरिया है, ये आपका रिएक्टिव एरिया है, ये आपका एक्टिव एरिया है। और ये दोनों आपके मिलकर क्या बने, अपीरेंट पावर बने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज आपने ये जान लिया होगा कि अल्टरनेटर की रेटिंग केवीए में क्यों की जाती है। इसका राइट आंसर पहला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा, देखो अगला क्वेश्चन बोला है, Which formula is used to calculate the percentage voltage regulation in alternator? अल्टरनेटर के वोल्टेज रेगुलेशन में कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है। बता दें, वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि किसी समय अधिक किसी समय कम। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब, जैसे आप फैन को चलाते हैं, अगर आप बाहर से आए तो बड़ी तेज गर्मी लगी है, आप जो है फैन की स्पीड 4 या 5 में कर लेते हैं। कुछ देर बाद आपको नॉर्मल राहत मिलती है तो आप कहते हैं थोड़ा फैन धीरे कर दो।
अब ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है तो आप उसको 3-2 की स्पीड में कर लेते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन, पहली बात तो ये तो अपनी सुविधा के लिए हम किए, लेकिन यहाँ सिस्टम की बात हो रही है कि अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन एक बहुत खराब शब्द है। इसका व्यक्तिगत किसी पर्सनल आदमी के लिए, वही बोलते हैं ना कि हर आदमी के लिए खराब नहीं होता, ना हर आदमी के लिए अच्छा होता है। अपनी सबकी व्यक्तिगत जरूरत होती है। लेकिन यहाँ अल्टरनेटर का केस हम बता रहे हैं। अल्टरनेटर के केस में वोल्टेज रेगुलेशन का मान जितना कम से कम हो अच्छा रहता है। मतलब हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का कोई वोल्टेज रेगुलेशन हो। वोल्टेज रेगुलेशन कब होता है? जब उसमें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लॉसेस आ जाते हैं या लोड आवश्यकता से अधिक हो जाता है, तब उसके वोल्टेज रेगुलेशन में फर्क आता है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि अल्टरनेटर के केस में वोल्टा नीमन हिंदी में बोलते हैं का मान कम से कम हो वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम से कम हो, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन का कम मान ही हमेशा प्रणाली के लिए अच्छा रहता है। और 0 से 5% तक यदि वोल्टेज रेगुलेशन है तो उसे हम प्रेफर करते हैं, उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है, अब वही चीज हो गई जैसे आप परसेंटेज निकालते हो, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, VFL, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है फुल लोड वोल्टेज माइनस नो लोड वोल्टेज माइनस नो लोड वोल्टेज अपान नो लोड वोल्टेज अपान नो लोड वोल्टेज मल्टीप्लाई 100। अगर परसेंटेज में निकालना है तो यहाँ परसेंटेज में निकाला है तो फुल लोड वोल्टेज क्या दिया है, फुल लोड वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज और दिया है। अब एक मिनट देखिए, जो हमारी नो लोड वोल्टेज होती है V नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड, उस बार थोड़ा गलत लिख गया था, फुल लोड अपान फुल लोड, ये इसका फार्मूला होता है, इंटू 100। इसका जो राइट आंसर है VNL माइनस VFL अपान 100, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपान फुल लोड वोल्टेज। अभी आपको आगे न्यूमेरिकल मिलने वाला है इसी फार्मूले से, तो वहां पर हम चीजें अपनी क्लियर कर लेंगे। देखिए, ये पूछा है व्हाट इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटर हैविंग 6 पोल। अल्टरनेटर हमारा एक प्रकार का सिंक्रोनस मोटर है। सिंक्रोनस मोटर की आप स्पीड जानते हो। अल्टरनेटर की अगर स्पीड NS बराबर 120 F/s है, सिंक्रोनस मोटर की NS बराबर 120 F/p होती है, तो अल्टरनेटर की भी वही होगी। दोनों में काफी सिमिलरिटी है, थोड़ा सा अंतर है, हम बताएंगे क्या अंतर होता है। NS इक्वल टू 120 F/p, ठीक, ये हमारी है। अब उसके बाद पूछा है व्हाट इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सप्लाई फ्रीक्वेंसी पूछा है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, F को इधर ले आएंगे। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, NP अपान 120, NP अपान 120 हो जाएगा। तो NP अपान 120 हमारा N कितना दिया हुआ है, N कितना दिया है, N दिया है 1000, N दिया है 1000, P कितने दिए हैं, P हमारे दिया है 6, P हमारा दिया है 6। अब हमारा और क्या बचा, NP अपान 120 चाहिए, तो NP मिल गया हमारा। तो ये कितना हो गया, 1000 मल्टीप्लाई 6 अपान 120। ये इसका फार्मूला में रखे, ये इसका आंसर आया। उसके बाद इसको और आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6000 अपान 120, 6000 अपान 120, ठीक है। 12 पंचे 60, ये आ जाएगा आपका 50 हर्ट्ज। ये आपका राइट आंसर होगा। कौन सा सही हो जाएगा, C नंबर। उसके बाद चलते हैं कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन अल्टरनेटर हैविंग 2 पोल एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। देखो वहां पे पूछा था फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे पूछा है स्पीड। किसी भी क्वेश्चन का कीवर्ड पहचानिए, किसी भी क्वेश्चन का कीवर्ड अगर पहचान गए तो आपका क्वेश्चन हो गया, फिर आप जीत गए, फिर आपको हराने वाला इस दुनिया में कोई नहीं, आप शेरे हिंद हैं। अब इसने बोल दिया NS बराबर 120 F/p, ये पूछ लिया सीधे सीधे। NS हमारी 120 F/p, F हमारी कितनी दिया है, F हमारी कितनी दिया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज 50 दिया है। P कितने दिया है,
टू हैविंग टू पोल एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। टू की और उसके बाद क्या दिया है 120 अपन पी। पोल कितने दिए हुए हैं 2 पोल दिए हुए हैं। ठीक है 0 0 ऐड हो गया 12×5 60 और ये उसके बाद 60 को 2 से भाग किए ये आ जाएगा 3000। ठीक है ये आपका राइट आंसर हो गया। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हो गया, दो अल्टरनेटरों के समांतर संचालन के लिए डार्क लैंप विधि में किस स्थिति में बुझ जाते हैं। अब देखो इसका क्वेश्चन हम बता दें, अल्टरनेटर और या कोई भी चीज हो, अल्टरनेटर या हम कह दें ट्रांसफार्मर या कुछ भी कह दें, हम कोशिश ये करते हैं, पहले यहाँ बात अल्टरनेटर की हो रही है, दोनों अल्टरनेटर जब हम समांतर में चलाएंगे तो समांतर का मतलब ये होता है चीजें सेम। हमारे दिमाग में याद जानी चाहिए कि समांतर का मतलब चीजें सेम। ठीक है सीरीज का मतलब कैस्केड कनेक्शन हमने बता रखा है। तो समांतर का मतलब देखो क्या क्या होती है आपके सप्लाई लाइन में, आपके फेज होता है, फेज सीक्वेंस होता है, फेज डिस्प्लेसमेंट होता है, टर्मिनल वोल्टेज होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, फेज डिस्प्लेसमेंट होता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है, सब चीज होती है। और इन सब चीज़ों को हमें सबको समान रखना है। कहने का मतलब समानताएं जितना अधिक होंगी दोनों अल्टरनेटर में प्रचालन उतना अच्छा होगा। क्या क्या समान होना चाहिए, फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए, फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए, फेज उसके बाद क्या होना चाहिए, दोनों की रेटिंग भी समान हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद फेज डिस्प्लेसमेंट समान हो जाना चाहिए। ठीक है कहने का मतलब हर एक चीज समान, वोल्टेज समान होनी चाहिए। ठीक जितना अधिक समानताएं होंगी प्रचालन उतना अच्छा होगा। और जिस समय दोनों बैलेंस कंडीशन हो जाएंगे, दोनों की रेटिंग मतलब दोनों और फ्रीक्वेंसी भी समान होनी चाहिए। कहने वही बोल रहे हैं बराबर, समानताएं जितना अधिक होंगी प्रचालन उतना अच्छा होगा। जिस समय दोनों की बैलेंस कंडीशन आ जाएगी उस समय हमारे जो लैंप हैं वो बुझ जाएंगे, नहीं तो फिर ब्लिंक करते रहेंगे, जलते रहेंगे, बुझते रहेंगे, जलते रहेंगे, बुझते रहेंगे। जैसे कभी कभी घरों में देखते हैं अगर वोल्टेज कम होता है लाइट फ्लक्चुएशन करती रहती है, इसका मतलब उसको वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वो मैन्युफैक्चर किया गया है, इसलिए उसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है, कभी तेज जल रहा है कभी धीरे जल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डार्क लैंप विधि में दो अल्टरनेटर के समांतर संचालन के डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाएंगे, लैंप किस कंडीशन में बुझ जाएंगे। हम बार बार बोल रहे हैं आपसे कि जब फेज सीक्वेंस बोलना होगा, फेज डिस्प्लेसमेंट उन पे बिल्कुल नहीं होगा, विस्थापन बिल्कुल समान होगा, फ्रीक्वेंसी उनकी समान होगी, समानताएं जितनी अधिक होंगी प्रचालन उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, टर्मिनल वोल्टेज आर इक्वल, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर इक्वल, वोल्टेज एंड पावर रेटिंग आर इक्वल। पावर रेटिंग की बात नहीं हुई, हमने अभी बताया है आपको। फ्रीक्वेंसी आर सेम इन बोथ अल्टरनेटर, लेकिन यहाँ पे जो मस्ट भी है, जो दो अल्टरनेटर के समांतर संचालन के लिए पैरेलल ऑपरेशन के लिए जो मेन चाहिए, इनमें जरूरी सब है लेकिन सबसे जरूरी समय हमारी कौन सी है, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर इक्वल। दोनों अल्टरनेटर का वोल्टेज रेटिंग और फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए, तभी के केस में हमारे डार्क लैंप विधि में बल्ब हमारे बुझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगला क्वेश्चन है हाउ टू कंपनसेट डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट का मतलब होता है एक प्रकार से किसी सिस्टम के लिए हानिकारक पदार्थ या हानिकारक कंडीशन डीमैग्नेटाइज, क्योंकि हम जितना भी काम करना चाहते हैं वो डीमैग्नेटाइजमेंट नहीं करना चाहते, मतलब कोई सा भी काम हम डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के साथ नहीं करना चाहते हैं। इसका मतलब समझिए कि मोटा मोटा लॉसेस होता है। ठीक है हाउ टू कंपनसेट डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ड्यू टू अल्टरनेटर आर्मेचर रिएक्शन। रिड्यूस द स्पीड ऑफ अल्टरनेटर की स्पीड रिड्यूस करोगे, अल्टरनेटर की स्पीड रिड्यूस करोगे, रिड्यूस करने में आपके लॉसेस और बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और बढ़ेगा। हम एक्साइटेशन को अपने इंक्रीज कर दें, रिड्यूस द फील्ड एक्साइटेशन, इंक्रीज द फील्ड एक्साइटेशन। अल्टरनेटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए जानते हो क्या करते हैं, चलो भी बताते हैं क्या करते हैं। इंक्रीज द फील्ड एक्साइटेशन ऑफ करंट, इंक्रीज द स्पीड, इंक्रीज द फील्ड एक्साइटेशन ऑफ करंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें लॉसेस खत्म करने हैं, उसका जो एक्साइटेशन मतलब जो रोटेशन है उसको और इंक्रीज करना है। अभी अल्टरनेटर हमारी इसका मतलब सिंक्रोनस स्पीड पा नहीं रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, तो उसके एक्साइटेशन को और इंक्रीज करेंगे तो अपनी जो प्रॉपरली उसकी रेटेड स्पीड है वो पा जाएगा, ns बराबर 120 f/, पे जो कि होती है उसी पे अल्टरनेटर चलता है। तो उसका क्या करेंगे हम, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हटाने के लिए इंक्रीज द फील्ड एक्साइटेशन को हम इंक्रीज कर देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
व्हाट इज द यूज ऑफ सिंक्रोस्कोप? सिंक्रोस्कोप, यही पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, कीवर्ड पहचानो। व्हाट इज द यूज ऑफ सिंक्रोस्कोप? सिंक्रोस्कोप एक मेजरिंग डिवाइस है, वो बैलेंस करता है चीजों को। अगर बैलेंस नहीं होंगी तो अगर सिंक्रोस्कोप बिल्कुल बीच में आ गया तो इसका मतलब बैलेंस कंडीशन, अगर इधर उधर इंडिकेटर उधर उधर हिल रहा है, ब्लिंक कर रहा है, कभी इधर लो की तरफ कभी हाई की तरफ, इसका मतलब हमारी जो फ्रीक्वेंसी है और वोल्टेज रेटिंग है वो सेम नहीं है। इस कंडीशन में हमारे बल्ब भी जलेंगे बुझेंगे, ब्लिंक करते रहेंगे और हमें वो फ्लक्चुएशन दिखेगा भी। हो सकता है कभी कभी माइनर सा फ्लक्चुएशन वो हमें ना दिखे, लेकिन सिंक्रोस्कोप पकड़ लेगा उसको, वो बैलेंस कंडीशन में नहीं होगा। तभी हमारा अल्टरनेटर ऑपरेट होगा जब हमारी सारी रेटिंग समान हो जाएंगी और ब्लिंकिंग खत्म हो जाएंगी, फ्लक्चुएशन नहीं रहेगा। तो क्या बोला है, व्हाट इज द यूज ऑफ सिंक्रोस्कोप? सिंक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, एडजस्ट द आउटपुट वोल्टेज, एडजस्ट द फेज सीक्वेंस, एडजस्ट द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, इंडिकेट द करेक्ट स्टेट ऑफ पैरेललिंग। हमने जो बताया आपको कि इंडिकेट द करेंट स्टेट ऑफ पैरेललिंग, हाँ वही बोल रहा है, समानता के लिए तुरंत संकेत देता है। ये बता रहा है कि अभी देखो, अभी हम उसका इंडिकेटर जो है इधर उधर हिल रहा है, बिल्कुल साम्य अवस्था में नहीं है, कंडीशन में स्टेट कंडीशन होती है, फॉरवर्ड स्टेट कंडीशन होती है, उसमें नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी डिफेक्ट है, वो बता रहा है इंडिकेट द करेक्ट स्टेट। जो उस समय घटना हो रही है वो तुरंत बता रहा है कि अभी देखिए बैलेंस कंडीशन नहीं है। तो इसका मतलब सिंक्रोस्कोप से हम ये जानते हैं कि हमारा अल्टरनेटर पैरेलल ऑपरेशन के लिए तैयार है या नहीं, तुरंत बताता है समानता के लिए। अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपने जाना डी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट दैट प्रोवाइड डीसी टू द रोटर ऑफ एन अल्टरनेटर? अल्टरनेटर रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरणों का क्या नाम है? देखो, अल्टरनेटर को हम डीसी किससे देते हैं, एक्साइटर से देते हैं। एक्साइटर हमारा किधर होता है, रोटर साइड होता है। अगर अल्टरनेटर को डीसी एक्साइटेशन नहीं देंगे तो अल्टरनेटर हमारा सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाएगा, पृथक उत्तेजित होता है, तो उसको अलग से कहीं ना कहीं हमें सोर्स देना होता है। हम डीसी एक्साइटेशन से, अगर एक्साइटेशन के पास हम जरूरी नहीं, हम कह नहीं रहे डीसी, हमारे हाथ में अगर इतनी क्षमता हो कि हम उसको सिंक्रोनस स्पीड से घुमा सके उसके एक्साइटर को, तो क्या होगा, जो हमारा लगा हुआ रोटर अगर हमारे हाथों में इतनी दम हो तो हमें किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं, हम उसको घुमा दे अगर, लेकिन हमारे हाथ इतना 120 fp उसको सिंक्रोनस स्पीड नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमें अतिरिक्त डिवाइसों की आवश्यकता पड़ती है। वो अतिरिक्त डिवाइस हमारा डीसी सोर्स हो सकता है, कोई मोटर जनरेटर 6 हो सकता है, कोई रोटरी कन्वर्टर हो सकता है, कोई मेटल रेक्टिफायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके थ्रू हम एक्साइटर को एक्साइट कर सके ताकि हमारा अल्टरनेटर सेल्फ स्टार्ट हो बन पाए। क्योंकि सेल्फ स्टार्ट होता नहीं है तो उसको हम स्टार्ट करने के लिए किसी न किसी अदर सोर्स का यूज करते ही करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्साइटर। एक्साइटर, अब देखो एक्साइटर दिया हुआ है, इन दोनों का यूज होता है एक्साइटर में, एक्साइट करने के लिए। और ये पूछा है अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले, डीसी प्रदान करेंगे ना, ये इन्वर्टर क्या करेगा, इन्वर्टर क्या करता है, कन्वर्टर क्या करता है, कन्वर्टर क्या करता है, एसी टू डीसी, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। इन्वर्टर क्या करता है, अब बताइए इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर डीसी टू एसी करता है। तो इनके काम दोनों के हैं सिस्टम में, लेकिन अभी हमारा एसी टू डीसी तो हो गया कन्वर्टर साथ, लेकिन डीसी प्रदान कौन का, डीसी सप्लाई देंगे किसको, हम एक्साइटर को देंगे। एक्साइटर जब एनर्जाइज होगा, एक्साइट होगा, उसके बाद फिर जो अल्टरनेटर हमारा स्टार्ट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्साइटर। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ डैम्पर वाइंडिंग? डैम्पर वाइंडिंग देखो अल्टरनेटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने में भी मदद करती है। अल्टरनेटर में यदि हंटिंग हो जाए, हंटिंग मतलब देखते हैं अगर घरों के बाहर आपके ये जो एसीएसआर कंडक्टर गए हुए हैं, अब तो केबल कंडक्टर भी बिछने लगा है शहरों में कस्बों में, तो जो आपके एसीएसआर कंडक्टर होते हैं, नंगे वायर होते हैं जो आपके जाते हैं, तो देखते हैं कभी कभी इनमें सैग आ जाता है। सैग का मतलब जानते हैं आप, सैग किसी भी प्रणाली के लिए हानिकारक होता है। सैग का फार्मूला भी होता है लेकिन कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होता। तो जो सैग है, दो कंडक्टर के बीच में, दो पोल के बीच में जो आपका ये कंडक्टर है, इनके बीच में जो झूला टाइप में आकृति बन जाती है, इसको बोलते हैं सैग। ठीक है, अब यदि 3 वायर गए हैं, 3 फेज सिस्टम गया हुआ है, तो क्या होगा, आप जब देखेंगे आंधी तूफान आता है गर्मी के दिनों में, तो ये कंडक्टर आपस में टकरा जाते हैं। जब टकरा जाएंगे तो क्या होगा, ये
शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जनरेट हो जाएगा। जब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जनरेट हो जाएगा, इससे बचाव के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, देखें लकड़ी की फंटी लगा देते हैं, या गांव देहात की बात कर रहे हैं जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, जहाँ देख रहा हूँ वहीं के एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आप समझ सकते, क्योंकि जहाँ मैक्सिमम पढ़ने वाले बच्चे मध्यम वर्गीय परिवार के ही हैं और वो उन चीज़ों को देख रहे हैं जिन चीज़ों का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो उनके बेस में लकड़ी की फंटी लगा देते हैं या क्रॉस करके ऐसे लगा देते हैं। तो ये होता है स्पेस प्रोवाइडर बोलते हैं वहाँ पे। अगर अब जैसे इसके बीच में स्पेस प्रोवाइडर लगा दिए, हम लकड़ी का गुड़े का चिन्ह बना के ऐसे लगा दिए, कैंची लगा दिए, कैंची बोलते हैं, तो स्पेस प्रोवाइडर भी बोलते हैं इंग्लिश में। अगर लगा दिए तो अगर हमारे आंधी तूफान आएंगे तो ये जो इसके बीच में जो क्या बोलते हैं मंदन होता था, झूला टाइप जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाते थे, तो ये उनको रोक देगा, ये आपस में लड़ने नहीं पाएंगे। जब लड़ने नहीं पाएंगे तो हमने ये किया किससे, इंसुलेटर के माध्यम से। हमारी लकड़ी हमारी इंसुलेटर है, कुचालक है, इसकी माध्यम से हमने इनको सेपरेट किया हुआ है। जब सेपरेट कर दिया है तो हमारा जो आर वाई भी तीनों फेस हैं वो आपस में टकरा नहीं पा रहे हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट नहीं होती है। क्या करते हैं, स्पेस प्रोवाइडर है, स्पेस प्रोवाइड कराते हैं बच्चा। जब स्पेस प्रोवाइड हो जाता है तो उससे प्रणाली हमारी स्टेबिलिटी आती है। तो वही चीज पूछा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डैम्पर वाइंडिंग। अब हंटिंग में देखो, डैम्पर वाइंडिंग क्या करती है, डैम्पर वाइंडिंग हंटिंग को खत्म करती है। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारी चकती होती है या कोई सिस्टम की होती है, अगर उसमें कोई लोड ना लगा हो या लोड लगा भी है तो उसकी जो एक्सिस होती है, किस हिसाब की, उसमें अगर कोई रोटर लगा हुआ है तो उसको उसकी एक फिक्स होती है 360 या 360 का ही होता है बेसिकली। आज तक जितना मैंने सर्किल देखा, अब आपके यहाँ सर्किल कितने का होता नहीं पता, लेकिन मैंने जितने सर्किल देखे सब 360 के होते हैं। और इस अक्ष के, इस शाफ्ट के परिता घूमना होता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है इनकी बीरिंग में या कुछ डिफेक्ट आ जाए तो ये क्या करते हैं, झटका मार के चलते हैं, गच गच की आवाज आती है। और इसकी जो शेप है अभी मैंने जो बताई, इस तरीके ना होकर के हो सकता है इस तरीके हो जाए, जो इसको घूमना चाहिए, मान लीजिए ऐसे घूमना चाहिए, ये इसकी शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, इसके अक्ष की परिता जो ऐसे घूमना चाहिए, लेकिन अगर हंटिंग इफेक्ट आ जाएगा वीरिंग में या कहीं पे थोड़ी सी दिक्कत है तो क्या कैसे घूमने लगेगा, थोड़ा झटका मार के चलने लगेगा, ऐसे घूमने लगेगा। इसका शेप कैसे था, शेप ऐसे था लेकिन घूम ऐसे रहा। तो इससे होगा ये कि जितने आरपीएम बनने चाहिए उतने आरपीएम नहीं बनेंगे, उतने आरपीएम नहीं बनेंगे, तब हमारे सिस्टम के लिए सबसे बड़ा फॉल्ट ये हो जाएगा। तो क्या करता है, रिड्यूस द कॉपर लॉस, रिड्यूस द विंडेज लॉस, रिड्यूस द हंटिंग इफेक्ट। हंटिंग बोलते हैं उसी को, हंट कर रहा है ना, ये अपनी प्रॉपरली एक्सिस पे नहीं घूम रहा है तो हंटिंग कर रहा है। हंटिंग जानते हैं, जैसे आपने क्रिकेट खेला होगा, क्रिकेट खेलते समय बॉलर हाथ घुमा के बॉलिंग करता है ना, और कुछ जब अंपायर देखते हैं, बैट्समैन बोलता कहता रुको, ये जर्क बॉल फेंक रहा है, इसका हाथ पूरा नहीं घूम के आ रहा, जितना हाथ घूमता है ना कि हाथ घुमा कर गेंदबाजी करो, तो उसका हाथ घुमा कर गेंदबाजी जब नहीं कर पाता है तो उसको बल्लेबाज टोक देता है, देखिए जर्क मार रहा है, एक जो है इसका कलाई का यूज कर रहा है, ठीक है। और कभी कभी कंधे से भी जर्क मारते हैं, कभी कभी कलाई से भी जर्क मारते हैं। तो कहते हैं देखिए हाथ घुमा के बारी ऐसे पटक देता है तो भी जर्क मार रहा है ना, वो जर्क मार रहा है, हंटिंग कर रहा है, तो उसको तुरंत रोका जाता है अंपायर से, इस गेंदबाज को हटाओ या तो कहो कि सही से गेंद फेंके। वही चीज है, ये अपने अच्छे की परिता जब नहीं घूमती है, डिफेक्ट आ जाता है, उसी को हम हंटिंग बोलते हैं। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा रिड्यूस द हंटिंग इफेक्ट। हंटिंग इफेक्ट को रिड्यूस करता है कौन सा, हमारी डैम्पर वाइंडिंग। और इससे करने के साथ साथ डैम्पर वाइंडिंग सेल्फ स्टार्टिंग में भी मदद करती है। डैम्पर वाइंडिंग सेल्फ और हंटिंग को एक कारण से हम खत्म कर सकते हैं। हंटिंग केवल डैम्पर वाइंडिंग से नहीं, हंटिंग हम खत्म कर सकते हैं किससे, हंटिंग खत्म कर सकते हैं यदि कोई भारी गति चालक पहिया जो होता है जिसे कोई लोड लगा दे। अगर हम जैसे मान लीजिए अभी फ्री है, हंटिंग कर रहा है, तो इसमें कोई ऐसा लोड लगा दे तो जो हंटिंग कर रहा है तो भी हंटिंग कम कर सकते हैं, लोड लगाकर भी हंटिंग हम कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, Which condition is to be satisfied before parallel operation of alternator? अल्टरनेटर के समांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाता है? रेटिंग मस्ट बी सेम, फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम, रोटर इम्पीडेंस मस्ट बी सेम, स्टेटर इम्पीडेंस। हमने बोला देखो जितनी अधिक समानताएं होंगी, जितनी अधिक समानताएं होंगी प्रचालन उतना अच्छा होगा। हमने एक बात आपको बता दी। तो यहाँ पे फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम, रोटर इम्पीडेंस मस्ट बी सेम, स्टेटर इम्पीडेंस मस्ट बी सेम। अभी जो हमें सबसे ज्यादा जरूरत है यहाँ पे फेज सीक्वेंस। रेटिंग तो कम ज्यादा चल जाएगी, क्योंकि कम ज्यादा रेटिंग के साथ भी हम भाई उस कम रेटिंग का है तो उसको पर्टिकुलर निकाल लेंगे। कम रेटिंग वाले केवीए के लिए हमें इतना वोल्टेज चाहिए, अधिक वाले के लिए इतना वोल्टेज चाहिए, दोनों का कैलकुलेशन करके तो रेटिंग भी एक बार चल जाएगी। लेकिन जो फेज सीक्वेंस है ये नहीं चलेगा। समांतर की बात कर रहा, समांतर में सबसे पहले फेज सीक्वेंस आएगा। इसका राइट आंसर भी
अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ अल्टरनेटर कनेक्टेड विद सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज एट रेटेड वोल्टेज हैविंग 4 पोल। 4 पोल वाले रेटेड वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज की आपूर्ति आवृत्ति के साथ जुड़े एक अल्टरनेटर की गति क्या है। फिर से वही क्वेश्चन दे दिया है, देखो करते हैं। NS इक्वल टू 120 F/P 120 दिया है, F कितनी दिया है 120 F50, P कितना दिया है 4। फिर से वही क्वेश्चन दे दिया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार 5 60, P कितना दिया है, P 4 पोल दिए हैं, P बराबर 4 दिया है, बार 5 60 60 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 15 60 1500, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा 1500। आप लोग बाकी सब कर लीजिएगा, मैं तो जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, दो अल्टरनेटर के समांतर होने के दौरान लैंप किस हालत में जलते हैं और एक लैंप बुझते हैं। दो अल्टरनेटर के समांतर होने के दौरान दो लैंप किस हालत में जलते हैं और एक लैंप बुझ जाता है। टर्मिनल वोल्टेज आर इक्वल, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर इक्वल। वोल्टेज बोला है दो अल्टरनेटर के समांतर होने के दौरान दो लैंप किस हालत में जलते हैं। देखिए इसमें 2 लैंप बिकम ब्राइट एंड 1 लैंप डार्क। दो जलते हैं एक बुझते हैं, ऐसा किस कंडीशन में होता है। वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर इक्वल, वोल्टेज एंड फेज सीक्वेंस आर इक्वल, बोथ अल्टरनेटर रिसीव सेम फ्रीक्वेंसी। तो अभी हम इस क्वेश्चन के पहले दो क्वेश्चन पहले बहुत बढ़िया एनालिसिस किए हैं कि सबसे जो हमारा ये बता रहा है ये वाला ऑपरेशन दो प्रकाशित एक अप्रकाशित, हिंदी में बोलते हैं लैंप विधि है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंडिकेशन मतलब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी बैलेंस होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी इस समय हमारी इक्वल हो चुकी है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट केस द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर रिड्यूसेस इफ द लोड इंक्रीज। यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है भाई, जब देखो सीधी सी बात है, हम बात यहाँ टर्मिनल वोल्टेज की हुई है, लोड बढ़ेगा तो ड्रॉपेज बढ़ेंगे। अभी आप 10 kg का वजन लेकर आपको घर भेज दिया जाए, ठीक है, आपको 10 kg का वजन लेकर घर भेज दिया जाएगा। आपका घर जो है कोई जो है आपका सड़क है या नहर है, नहर से आपका घर है 500 मीटर की दूरी पर है, 10 kg का वजन आपको दे दिया गया और 10 kg का वजन दे के ये बोला गया कि घर जाओ। जब घर फाइनली पहुँचे आप तो आपको पहुँचने में समय लगा 3 मिनट, 2.5 से 3 मिनट समय लगा। उसके बाद फिर आपको बुला लिया गया, बोला गया कि इस बार 50 kg वजन आपको हम दे रहे हैं, फिर से जाओ। तो इस बार आप 2 से 3 मिनट या 2.5 मिनट में घर नहीं पहुँचोगे, इस बार आपको टाइम लगेगा 8 से 10 मिनट। तो जो ये लगा 2.5 से 10 मिनट जो आप बीच में जो गैप हुआ, ये क्या हुआ, लॉसेस। क्योंकि आपके ऊपर क्या बढ़ा, लोड बढ़ा तो आपकी जो सप्लाई, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो आपकी चाल है वो रिड्यूस हो गई। तो वही चीज़ है, बता रहे हैं कि ये बोल रहा है यदि भार बढ़ा दिया जाए, यदि लोड बढ़ा दिया जाए, आपका एग्जाम लगा हुआ है DRDO का या इसरो का कोई एग्जाम लगा हुआ है, उसी के बाद 5 दिन बचा है एग्जाम के लिए आपके, उसी बीच NTPC के आपका एडमिट कार्ड आ जाता है कि आपका NTPC का एग्जाम 25 सितंबर को लगा है, DRDO का लगा था 22 सितंबर को। आपका शाम को एडमिट कार्ड आ गया कि NTPC का एग्जाम आपको 25 सितंबर को लगा है। तो आपके माइंड में एक्स्ट्रा प्रेशर आया, भार आया कि यार अब मुझे 2 चीज़ों को लेकर, आज है 5 सितंबर, आपके पास 20-22 दिन का समय है। 20-22 दिन में अभी आप मस्ती से पढ़ रहे थे कि मेरा जो है DRDO का एग्जाम जो लगा है 22 सितंबर को दे दूंगा, 20 दिन का समय है। लेकिन आपको आज एडमिट कार्ड आ गया तो आज आपको दोनों का सिलेबस लेकर प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपके ऊपर एक्स्ट्रा लोड आया कि नहीं आया, तो एक्स्ट्रा लोड आने से जानते हो क्या होगा, आपकी इफिशियंसी कम हो जाएगी, दक्षता कम हो जाएगी। इसका मतलब यही हुआ कि यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे एक लॉसेस आ गया, एक लॉसेस नाम का एक लोड, एक्स्ट्रा लोड आएगा। उसकी वजह से क्या हुआ, आपको पढ़ने के लिए 6 घंटे मिल रहे थे DRDO के लिए, अब कितने मिल रहे हैं, अब 2.5 से 3, अब जो 6 घंटे मिल रहे थे अब उसे 4 से 5 घंटे देने होंगे। 1-1 घंटे आपको डेली बचाना है, किसके लिए, जो आपका RRB NTPC का एग्जाम लगा हुआ है। तो ये है इसका मेन मेटो, आर्मेचर रेजिस्टेंस जो वहां पे होगा, लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर रेजिस्टेंस लॉसेस आ जाएंगे। राइट आंसर D हो जाएगा। ये रहा हमारा आज का 270वां क्वेश्चन है। इसके पहले वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अभी हमने बताया था कि अल्टरनेटर में जो हमारा डैम्पर वाइंडिंग का यूज क्यों होता है, हंटिंग इफेक्ट को रोकने के लिए। हंटिंग इफेक्ट कैसे रुकता है, हमने बताया था ना कि अभी पिछले ही क्वेश्चन में कि जो हमारी
अच्छी का परिता घूमना चाहिए, लेकिन अगर कोई उसमें उसकी बेयरिंग में या किसी चीज़ में डिफेक्ट आ जाए तो वो कुछ ऐसे शेप में घूमने लगेगी, अपना जो उसका प्रॉपरली एक्सिस है उससे चेंज हो जाएगा, ऐसे घूमने लगेगी। तो उसका जो आरपीएम है, जो सिंक्रोनस स्पीड है, वो अपनी सिंक्रोनस स्पीड पा नहीं पाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं। तो डैम्पर वाइंडिंग हमारी क्या रिड्यूस करती है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बहुत डीप एनालिसिस किया है, क्या वो करती है, हंटिंग को जो है रोकती है, हंटिंग प्रक्रिया को खत्म करती है। इसका राइट आंसर ये हो गया। ये रहे आज के हमारे शानदार धुआंधार 15 क्वेश्चन। मिलते हैं अगली स्लाइड में। अगर आपको इस चैनल से जानकारी मिल रही है तो उन बच्चों को भी बताएं जो इस सुविधा से वंचित हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले दिन।